अध्याय 331 अप्रत्याशित मुलाकात। समय स्थिर दुनिया, सतही पठार, लियो का दृष्टिकोण। जैसे ही लियो ने कोडेक्स खोला, शब्दों की एक नई श्रृंखला पुराने चर्मपत्र पर खुद को उकेरने लगी, जो आसपास की धुंधली रोशनी में शांत पानी पर कोमल लहरों की तरह हल्की चमक रही थी। ग्रेटर दैन, अब आपने तीसरी झलक देख ली है। ग्रेटर दैन, आसमानी नीला, एक ऐसा रंग जो खुशी और उम्मीद के सामंजस्य से जन्मा है। यह आशावाद का रंग है, जो विजय की खुशी और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद के बीच पैदा होता है। यही वो आदर्श स्थिति है जिसका सभी मनुष्य पीछा करते हैं। ये बोझिल सांस के अंत का प्रतीक है, तूफान के बाद की शांति, लंबे समय तक अंधकार में रहने के बाद प्रकाश की हल्की सी झलक। निराशा और हत्या के इरादे के विपरीत, ये रंग न तो ठहरता है और न ही दाग छोड़ता है। यह आता है, फिर चला जाता है और इसे संजोना चाहिए, न कि इसका पीछा करना चाहिए। सच्चा नेता बनने के लिए आपको ये समझना होगा कि उसे क्या चीज जीवंत रखती है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली नेता वे नहीं होते जो भय या सम्मान पैदा करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने अनुयायियों में आशा और आनंद की भावना जगाते हैं। शब्द हल्के से झिलमिलाए, फिर एक बार फिर स्थिरता में विलीन हो गए। लियो ने कुछ नहीं कहा, उसकी उंगलियां पन्ने पर ठहरी रहीं, क्योंकि उसके विचार कुछ क्षण पहले देखे गए आसमानी नीले रंग की ओर लौट गए थे। ये क्षणिक था, उसने सोचा, लेकिन अच्छा लगा। और शायद यही उद्देश्य था, हर भावना को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। कुछ तो बस याद दिलाने वाले संकेत थे, इस बात के सूचक कि शायद सबसे बुरे दिन बीत चुके हैं और आगे बेहतर समय आने की उम्मीद है। खुशी और उम्मीद का रंग, मैं चाहता हूं कि तुमसे अक्सर मुलाकात हो, लियो ने सोचा, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। अब तक उसने जितने भी 3 रंग देखे थे, उनमें से नीला रंग निश्चित रूप से वो रंग था जिसे वो और अधिक देखना चाहता था। हालांकि उसके दिल में ये प्रबल भावना थी कि नीला रंग उसके पूरे जीवन में देखने के लिए सबसे कठिन रंग भी साबित होगा। सतह पर लौटने के बाद लियो धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ने लगा, जो घाटी से लगभग 300 किलोमीटर दूर थी, और यह यात्रा ज्यादातर शुष्क रेगिस्तान से होकर गुजरती थी। लियो इस दुनिया में 1500 दिनों तक चलने लायक पर्याप्त सामान लेकर आया था, लेकिन टीम से अलग होने के बाद से वो पहले ही लगभग 250-270 दिनों के सामान का इस्तेमाल कर चुका था, जिसका मतलब है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से बाहरी दुनिया में लगभग 3 दिन बीत चुके थे। उसके अनुमान के अनुसार, यदि वो बिना रुके यात्रा करे तो वो पहाड़ की तलहटी तक 300 किलोमीटर की दूरी लगभग 4 दिनों में तय कर सकता है। हालांकि यदि वो शिकार करने और खाने के लिए रुकता है, तो उसे ऐसा करने में 8-12 दिन लग सकते हैं। ऐतिहासिक चेतावनियों के अनुसार, ये रेगिस्तान अनगिनत विशालकाय सैंडवर्म्स का घर है, जिनकी शक्ति मास्टर से लेकर ट्रांसेंडेंट स्तर तक है, इसलिए उनका शिकार करना काफी मजेदार होगा, लियो ने सोचा, और पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ने लगा। वो अपने कदमों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित कर रहा था ताकि अनावश्यक शोर न हो जिससे उन सैंडवर्म्स का ध्यान आकर्षित हो जाए जिनसे वो अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अपनी यात्रा शुरू करने के 1 घंटे से भी कम समय में उसने अचानक रेत में खुदे हुए मानव पदचिह्नों का एक समूह देखा, जो इतने साफ और ताज़ा थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिसने उसे तुरंत पास में हथियारों की उपस्थिति के बारे में सचेत कर दिया। उनका निरीक्षण करने के लिए घुटने टेकते हुए उन्होंने एड़ी के सटीक निशान और पैर की उंगलियों पर बरकरार पायदान पैटर्न को देखा, जो सभी इस बात की ओर इशारा करते थे कि उनका सामान अभी भी अच्छी स्थिति में था। वे इस दुनिया में इतने लंबे समय तक नहीं रहे थे कि उनके तलवों की पकड़ कमजोर हो जाए या वे घिस जाएं, जिससे पता चलता है कि वे अभी 100 दिनों से अधिक समय तक यहाँ नहीं रहे थे। पैरों के निशान ताजे थे, सतह पर हल्के से दबे हुए थे, एक समान दूरी पर थे और जूतों के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। इससे ही उसे पता चल गया कि ये किसी लक्ष्यहीन पागल के निशान नहीं थे, बल्कि अच्छी तरह से सुसज्जित हथियारों के एक समूह के थे जो अभी भी होश में थे। दिलचस्प, लियो नीचे झुक गया और पटरियों का और करीब से निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि हर कदम के बाद हथेली के निशान नहीं थे, जिससे पता चलता था कि वे सिर्फ 2 पैरों पर चल रहे थे, न कि जानवरों की तरह 4 पैरों पर। साथ ही हर व्यक्ति के बीच की दूरी बहुत कम थी, मुश्किल से 1 हाथ की दूरी, जिसका मतलब था कि उनकी टीम की एकजुटता अभी तक टूटी नहीं थी। चलते समय कम दूरी बनाए रखने का मतलब था कि समूह में हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता था, क्योंकि रायडेन के समूह के विपरीत, जहां विश्वासघात के डर से हर कोई एक दूसरे से दूरी बनाए रखता था, ये समूह एक इकाई के रूप में आगे बढ़ता था। एक स्थिर समूह, उनसे बात करना शायद फायदेमंद हो। मुझे किसी इंसान से बात किए लगभग 250 दिन हो गए हैं, और हो सकता है कि उनके पास इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हो जो मेरे पास नहीं है, लियो ने सोचा, जैसे ही वो रेत से उठा और पदचिह्नों का अनुसरण करने लगा। वो लगभग 5 किलोमीटर तक पदचिह्नों का पीछा करता रहा। खुले टीलों से गुजरते हुए उसके कदम हल्के और सधे हुए थे, उसकी निगाहें कभी भी आगे के रास्ते से नहीं हटी।
रेत नर्म थी, हवा शुष्क थी और वातावरण विचित्र रूप से शांत था, जब तक कि ऐसा नहीं हुआ। शिंग, तारानकन खटखट, तारानकन, फैल जाओ, पंखे की आकृति बनाओ। अचानक सन्नाटा टूट गया। हवा में स्टील की तीखी खनक गूंजी, जिसके बाद युद्ध के आदेशों की गड़गड़ाहट और हथियारों के टकराने की स्पष्ट लय सुनाई दी। लियो की पुतलियां सिकुड़ गईं और बिना किसी झिझक के वो ध्वनि के स्रोत की ओर दौड़ने लगा। उसके पीछे उसका हत्यारा लबादा लहरा रहा था। उसके बूटों से रेत के हल्के हल्के गुबार उड़ रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उसकी हृदय गति स्थिर थी और उसकी माना शक्ति किसी भी क्षण बढ़ने के लिए तैयार थी। वे किससे लड़ रहे हैं? क्या ये कोई रेत का कीड़ा है? नहीं, आवाज तो निश्चित रूप से धातु के धातु से टकराने की थी, मानो वे किसी दूसरे इंसान से लड़ रहे हो। लियो ने संघर्ष के स्रोत के पास पहुंचते हुए यह आकलन किया और एक छोटे से टीले की चोटी के पीछे छिप गया। उसके सामने जो दृश्य था वो ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि एक पल के लिए उसने अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया, जब तक कि सम्राट की उदासीनता ने उसे फिर से सांस लेने की याद नहीं दिलाई। उसके सामने साहसी लोगों का एक छोटा समूह एक हताश संघर्ष में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो एक ही प्रतिद्वंद्वी की अनियमित, झटकेदार हरकतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। एक अकेला आदमी, फटे हुए वस्त्रों में लिपटा हुआ, अंगों में असंबद्ध आक्रामकता के साथ फड़फड़ाहट और फटे हुए होठों से लार की मोटी धारें टपकती हुई, एक पागल जानवर की तरह चलता हुआ, बेतहाशा लेकिन सटीकता के साथ वार करता हुआ, जो विशुद्ध, अस्वाभाविक प्रवृत्ति से आता था। लियो का जबड़ा कस गया। काल, दूर से भी वह उस असंतुष्ट चेहरे, उन अर्धपागल आंखों और उस दुष्ट मुस्कान को पहचान सकता था, जिसने तैरते द्वीपों से गिरने के बाद से कई बार उसकी रातों को सताया था। अब उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, बिल्कुल गलत, मानो उसका एक पैर वास्तविकता में हो और दूसरा पैर पागलपन में डूबा हुआ हो। अध्याय 332। काल की असली शक्ति। लियो रेत के टीले के पीछे से काल को देख रहा था, और वह देख रहा था कि गद्दार अपने चेहरे पर फैली एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने चारों ओर फैले 7 हथियारों से लड़ रहा है। लियो का एक हिस्सा चाहता था कि वह कूद पड़े, काल को मार गिराए और उस कमीने का हमेशा के लिए अंत कर दे, लेकिन उस आदमी के मौजूदा आभामंडल के बारे में कुछ ऐसा था जिससे उसे घिन आ रही थी। उसकी वर्तमान छवि उस काल से बिल्कुल अलग थी जिसे वह याद करता था। ये खतरनाक लग रहा था, शिकारी, और इसलिए उसकी अंतरात्मा ने उसे नीचे छिपकर इंतजार करने को कहा। वो आभा, ऐसा लगता है जैसे कोई अलौकिक योद्धा हो। क्या यही उसकी असली ताकत है? लियो ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा और अपने सामने खड़े इस राक्षस और उस रसोइये के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जिसे वह कभी जानता था। जिस काल को वह याद करता था, वह एक कमजोर, मृदुभाषी, कुशल रसोइया था, जिसकी जुबान बहुत मीठी थी और रीढ़ की हड्डी कायरो जैसी थी। लियो ने उसे कभी गंभीरता से लड़ते हुए नहीं देखा था, उसने उसे कभी खतरा भी नहीं माना था। पर अब उससे निकलने वाला दबाव अस्वाभाविक था, मानो वह एक अलौकिक स्तर का उन्मादी योद्धा हो जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो, क्योंकि लियो उसके प्रति सतर्क रहने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी हरकतें स्पष्टता और अराजकता के बीच डगमगा रही थीं, उसका शरीर सहज प्रवृत्ति से फड़क रहा था जबकि उसकी आंखें ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। ये कितनी तेज गति है, लियो ने सोचा, जब उसने काल को अपनी ओर उड़ते हुए एक और खंजर से बचते हुए देखा। फिलहाल वो 7 हत्यारों के घेरे के बीच में खड़ा था, हालांकि उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था कि उसे अपने ऊपर होने वाले हमले की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वह अपनी रीढ़ को एक अप्राकृतिक कोण पर झुकाकर खड़ा था, उसका सिर रुक रुक कर एक तरफ फड़क रहा था, जबकि उसके ढीले जबड़े से लार टपक रही थी जो असमान, श्रमसाध्य सांसों के साथ खुलता और बंद होता था। और फिर भी उस भयावह प्रस्तुति के बावजूद जब वह चलता था तो वह एक दानव की तरह चलता था। उसके नंगे पैर रेत पर विस्फोटक गति से घिसटते हुए चल रहे थे, उसकी उंगलियां हाथों की बजाय पंजों की तरह मुड़ी हुई थीं, और उसका हर झपट्टा मांसपेशियों और जोड़ों के एक अप्राकृतिक मोड़ के साथ आता था जो मानव शरीर के लिए संभव नहीं होना चाहिए था। 7 ग्रैंडमास्टर स्तर के हत्यारे उसके चारों ओर एक तंग घेरे में डटे रहे, उनके चेहरे अनुशासन से भरे थे और उनकी नसें तनावग्रस्त थीं। हालांकि संख्या में अधिक होने के बावजूद ये स्पष्ट था कि वे उसे काबू में करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक अनूठा हथियार था, खंजर, छोटे भाले, चमकते दस्ताने, ये सभी कई लड़ाइयों में इस्तेमाल किए गए, परखे गए और खून से सने हुए थे। हालांकि ये दर्शाता है कि वे अनुभवी थे, फिर भी वे काल को काबू करने में संघर्ष कर रहे थे। घेरा और कस लो, उसे बाहर मत निकलने दो। बैरन, बाईं ओर जाओ, दांतेदार पवन कदम का प्रयोग करो और पीछे से उसकी टखने पर वार करो। अपनी संरचना बनाए रखो। उनकी नेता, चांदी जैसे बालों वाली एक महिला ने आदेशात्मक स्वर में चिल्लाते हुए कहा, और उसकी लंबी चोटी उसके पीछे लहरा रही थी।
बैरन ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसके बूट हवा की शक्ति से चमक उठे और वह तेजी से बगल की ओर बढ़ा और काल के टखने पर वार किया, यहां तक कि तलवार उसके टखने को छू भी गई। स्लैश ब्लेड मांस से फिसल गया और काटने के बजाय एक धातुई चीख के साथ गूंज उठा, जो प्रबलित स्टील जैसी त्वचा पर फिसलती हुई प्रतीत हुई। हे, काल हंस पड़ा। दर्द से कराहने के बजाय वो खिलखिलाकर हंसा। उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने बैरन के सिर के ऊपरी हिस्से को इस तरह पकड़ लिया जैसे कोई व्यक्ति सेब पकड़ता है, मानो वह बैरन की खोपड़ी को निचोड़कर फोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, टीम के एक अन्य योद्धा ने स्टोन पाम काउंटर चिल्लाया और घातक हमले को रोकने के लिए ठीक समय पर काल की कोहनी पर जोरदार प्रहार किया। जल्दी से आना काल की कोहनी का जोड़ गीली चटकने की आवाज के साथ अपनी जगह से हट गया और उसकी बांह झटके से पीछे की ओर खींच गई। लेकिन वो चिल्लाया नहीं, दर्द से उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। उसने सिर्फ एक धीमी गहरी कराह निकाली, मानो दर्द उसे याद दिला रहा हो कि वो अभी भी जीवित है। दबाव बनाए रखो, कोण बदलते रहो। डेला, उस पर ब्लेजिंग फेंट से हमला करो, उसे संभलने मत दो। नेता ने फिर से चिल्लाया। जैसे ही डेला तेजी से आगे बढ़ी, उसका भाला नारंगी रंग से चमक रहा था और उसने काल की छाती पर वार करने का निशाना साधा। स्विश, उसका हमला बाल बाल चूक गया। काल के कंधे को छूते हुए निकल गया क्योंकि अलौकिक स्तर का योद्धा आखिरी संभव क्षण में मुड़ गया, लेकिन पूरी तरह से बचने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं, क्योंकि डेला के भाले की नोक ने उसकी बांह से मांस का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दिया। उसे खून क्यों नहीं बह रहा है? डेला ने काल की घायल बांह को घूरते हुए फुसफुसाया, जिस पर अभी भी खून नहीं बह रहा था। घाव से नामात्र का खून निकल रहा था। वो पहले ही विकृत हो चुका है, दूसरे ने बुदबुदाते हुए कहा। वो शरीर अब पूरी तरह से इंसान नहीं रहा, उनके नेता ने टिप्पणी की। तभी काल अचानक नीचे झुक गया, फिर एक स्प्रिंग की तरह ऊपर की ओर उछला और उसका पैर रीड नाम के एक दोहरे खंजर चलाने वाले व्यक्ति की थोड़ी के नीचे फंस गया, जो डेला के पीछे हमला करने के लिए करीब आ गया था। दरार रीड का सिर झटके से पीछे की ओर झुक गया और उसका शरीर हवा में उछल गया और वह एक रेत के टीले की दीवार से टकराकर धीमी सी आवाज के साथ नीचे गिरा। उसके मुंह से खून बह रहा था और हालांकि वो एक बार तड़पा, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं हिला। अरे यार, रीड गिर गया। टीम सहम गई। अचानक हुई इस मौत पर प्रतिक्रिया देने में असमंजस में थी, क्योंकि काल को उनमें से किसी एक को गिराने के लिए थोड़ी पर एक जोरदार लात ही काफी थी, जो इतनी ताकत से लगी कि एक ग्रैंडमास्टर को भी मार सकती थी। स्नैप रीड को मारने के बाद काल ने अपनी उखड़ी हुई बांह को एक भयानक आवाज के साथ वापस खींच लिया और वो टीम के अगले सबसे छोटे सदस्य की ओर दौड़ा, एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल से अधिक नहीं थी, जिसने विस्फोटक हमले के मंत्र के लिए मुश्किल से पर्याप्त माना इकट्ठा किया था। मुक्का जादू के बनने से पहले ही काल उस तक पहुंच गया और उसका हाथ लड़के के पेट में ऐसे घुस गया जैसे वो गीला चर्मपत्र हो। धड़ाम, लड़के के मुंह से खून हिंसक रूप से फूट निकला और उसकी ठुड्डी से गाढ़ी धाराओं में बहने लगा, जबकि उसकी रीढ़ की हड्डी एक विकृत कोण पर आगे की ओर झुक गई। उसका शरीर कांपने लगा, उसके घुटने लड़खड़ा गए। तभी काल ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। फिर चीरने की आवाज आई। एक क्रूर ऊपर की ओर गति के साथ काल की बांह लड़के के धड़ को चीर गई और उससे निकलने वाली आवाज ऐसी थी मानो पानी के नीचे गीले कपड़े को फाड़ा जा रहा हो। आंतों का एक फव्वारा भयानक आवाज के साथ बाहर निकल आया। जैसे ही उसका दूसरा हाथ छाती के अंदरूनी हिस्से में घुस गया, उंगलियां हड्डी और नस पर खरोंचती हुई पसलियों से मांस को ऐसे छील रही थी जैसे पेड़ से छाल उतारी जा रही हो। लड़के का मुंह खुला रह गया, वो सन्नाटे में जम गया, उसकी चीख निकलने से पहले ही दब गई। जिस क्षण काल की बांह ने उसके डायफ्राम को भेद दिया था, उसी क्षण उसकी श्वास नली कुचल गई थी और इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके होठों से कोई ध्वनि नहीं निकल सकी। धड़ाम, जब तक शव जमीन पर गिरा तब तक वो किसी व्यक्ति जैसा नहीं दिख रहा था। ये फटे पुराने मांस का ढेर था, बिखरी हुई आंतें थीं और कुछ गीला और धड़कता हुआ था जो कभी दिल हुआ करता था। लियो उस भयावह दृश्य को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, लेकिन टीम के बाकी सदस्य स्पष्ट रूप से परेशान थे। वे सभी हत्यारे थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में क्रूरता का अच्छा खासा सामना किया था। उन्होंने दुश्मनों को पीड़ा पहुंचाई थी और उनके खून में नृत्य किया था। लेकिन यह अलग था, ये बर्बरता थी। यह ऐसी बर्बरता थी जो क्रोध से नहीं, बल्कि किसी गहरी भावना से उपजी थी, कुछ जंगली, विक्षिप्त और संयम से मुक्त, क्योंकि ऐसी बर्बरता के सामने तो सबसे साहसी हृदय भी कांप उठता है। मुझे नहीं लगता कि हम उसे हरा पाएंगे, कैप्टन। हम उसकी खाल नहीं फाड़ सकते। मुझे लगता है कि हमें भाग जाना चाहिए, डेला ने सुझाव दिया, और कैप्टन ने निराशा से अपने दांत पीस लिए। नहीं, कप्तान ने धीमी आवाज में कहा, वो हम सबसे तेज है। अगर हम भागे तो एक एक करके मारे जाएंगे। या तो हम यहीं उसका सामना करें या मर जाएं।
उसने कहा, क्योंकि वो जानती थी कि इस राक्षस से बच निकलने का कोई मौका नहीं था। अध्याय 333 लियो का चुनाव, समय ठहरी हुई दुनिया, रेगिस्तानी पठार, लियो का दृष्टिकोण। लियो रेत के टीले के पीछे दुबका हुआ था। उसकी निगाहें काल के कांपते हुए शरीर पर टिकी हुई थीं, क्योंकि दोनों गिरे हुए हत्यारों का खून उनके गिरे हुए शरीरों के पास फटी हुई धरती में जमा हो रहा था। फिलहाल वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हिचकिचा रहा था। बाकी बचे 5 हत्यारे भी काल के चारों ओर जमे खड़े थे। उनकी निगाहें घबराहट से एक दूसरे पर टिकी हुई थी, क्योंकि वे भी उसी असहज सवाल से जूझ रहे थे जिससे काल जूझ रहा था। क्या वे रुककर लड़ेंगे, या फिर वे तब तक भाग जाते हैं जब तक वे भाग सकते हैं? यह ऐसा फैसला था जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था, और लियो के लिए ये सिर्फ डर या गुस्से से कहीं बढ़कर था, क्योंकि उसके लिए यह कोई साधारण पागल नहीं था जो रेगिस्तान में घूम रहा था। ये काल था, जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था, वो व्यक्ति जिसने उसके सामने मुस्कुराकर उसे खाना खिलाया, जबकि गुपचुप तरीके से उसे मौत के हाथों में सौंपने की साजिश रच रहा था। वो व्यक्ति जिसने जरा भी पछतावे के बिना अपनी टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लियो के भीतर वार करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और उसने अपने खंजरों के मूठ को छू लिया। वो काल के शरीर पर न्याय के निशान उकेरना चाहता था। वो विश्वासघात का पूरा बदला लेना चाहता था, लेकिन रीढ़ के पीछे की ओर गिरने और उस छोटे लड़के के गीले कागज की तरह टुकड़े टुकड़े होने की छवि उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसके सामने खड़ा काल वो व्यक्ति नहीं था जिसे वह जानता था। आज का काल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, तेज और उग्र था। वह एक असाधारण योद्धा था, जिसकी त्वचा तलवारों का वार भी झेल सकती थी और जिसकी मांसपेशियां बड़ी आसानी से हड्डियों को तोड़ सकती थीं। धिक्कार है मुझे, मैं उस कमीने से इतनी नफरत करता हूं कि यह जानते हुए भी कि वो जिंदा है, मैं यूं ही पीछे नहीं हट सकता। लियो ने गुस्से से अपने जबड़े भींचते हुए सोचा। अगर मैं उसके काफी करीब पहुंच जाऊं, तो शायद एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर सकता हूं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मुझे सटीक वार करने का मौका मिलेगा, लियो ने सोचा, और अपनी बेल्ट से एक खंजर निकालकर ठंडे स्टील में अपनी परछाई को घूरने लगा। पिछले 200 दिनों के दौरान उसने अपने कौशल में कई दांव पेच शामिल किए थे, जिनमें उसके द्वारा हाल ही में सीखे गए दांव पेच भी शामिल थे। स्टॉर्मफ्लैश ट्रैवर्स और आकाशीय हुक बंधन, जिसे उन्होंने उन्नत स्तर की निपुणता तक पहुंचाया। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चाल जिसका उसने प्रशिक्षण लिया था, वह डार्क ब्लेड थी, जिसे उसने एक ऐसी तकनीक के रूप में खोजा था जो उसे लगभग बिना किसी प्रतिरोध के मांस, स्टील और चट्टान को आसानी से काटने में मदद कर सकती थी। शुरू में अपनी शारीरिक ताकत से राक्षसों को मारने में संघर्ष करने के बाद वह धीरे धीरे दिनों दिन इस चाल पर अधिकाधिक निर्भर होने लगा था। यही कारण था कि उसे पूरा विश्वास था कि यह हमला उसे एक ही वार में काल को मारने में मदद कर सकता है। अगर मैं डार्क ब्लेड का इस्तेमाल कर सकूं, तो शायद मैं एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपने हमले का समय बिल्कुल सही रखना होगा। वो कमीना बहुत तेज है और अनियमित रूप से चलता है, इसलिए अगर मैंने सही समय पर वार नहीं किया, तो वह भाग जाएगा और मुझे उसके बाद एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लियो ने सोचा, जैसे ही उसने खंजर को कसकर पकड़ा और अपनी नजरें युद्ध के मैदान पर वापस टिका दी। एक और वो जानता था कि यहाँ समझदारी भरा विकल्प भाग जाना और काल को अकेला छोड़ देना था। हालांकि दूसरी ओर उसे यकीन था कि अगर उसने पीठ में छुरा घोंपने वाले उस कमीने को यूं ही आजाद छोड़ दिया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने वहीं रुकने और सही अवसर मिलने तक इंतजार करने का फैसला किया। ये गर्व या अहंकार की बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लियो ने एक और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा। अगर उसने अभी हमला किया तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अगर वो सही समय का इंतजार करता, अगर वो काल का काफी देर तक अध्ययन करता, उसकी लय में दरारें ढूंढता और यह सीखता कि उसके अंदर पागलपन कैसे प्रवाहित होता है, तो शायद, बस शायद, वो उसे मार सकता था। सांस लियो ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपना फैसला कर लिया था। वो नहीं भागेगा, लेकिन उसने अभी तक हमला भी नहीं किया। वो देखता रहेगा, इंतजार करेगा, और जब सही समय आएगा तो वो बिना किसी झिझक के काल का अंत कर देगा। हमें लड़ना ही होगा, कप्तान ने गरजती हुई आवाज में कहा। डेला, उसकी हरकतों को रोको। बाकी सब लोग उसके महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधो। हम उसे अभी खत्म करेंगे, वरना हम मर जाएंगे। उनके शब्दों ने टीम को हरकत में ला दिया। डेला तेजी से आगे बढ़ी। उसकी एड़ियों के नीचे माना संघनित हो रही थी, क्योंकि उसने बर्निंग आर्क स्टेप को सक्रिय किया था, जिसने उसे काल के बगल से एक तंग लूप में लॉन्च कर दिया। वृत्त की गति का उपयोग करते हुए उसने मीटियोर बाइंड को सक्रिय किया, जिससे काल के अंगों को फंसाने के लिए ऊपर से जलती हुई जंजीरें आ गईं। हथकड़ी ने सटीक निशाना साधा, उसकी कलाई और टखनों को जकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया।
अब कप्तान चिल्लाया क्योंकि 4 हत्यारे चारों ओर से उसकी ओर बढ़ रहे थे। गॉन्टलेट फाइटर ने एबिस इम्पैक्ट से शुरुआत की और एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर की विस्फोटक शक्ति के साथ दोनों मुट्ठियों को काल के सीने में घुसा दिया। उसके पीछे खंजर चलाने वाला व्यक्ति ऊपर की ओर झपटा, जिससे हेवंस कार सक्रिय हो गया, जो गर्दन की ओर दोहरी वार थी जिसका उद्देश्य दोनों तरफ से सिर धड़ से अलग करना था। तीसरे ने नीचे की ओर हमला किया। ब्लेड चमक रहा था क्योंकि उसने पियर्सिंग फैंग को सक्रिय किया और काल के खुले हुए जिगर पर निशाना साधा। कप्तान स्वयं अंत में आगे बढ़ी। उनका भाला एक सफेद आभा से लिपटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने फ्रॉस्ट ब्रेक स्लैश छोड़ा, काल के जबड़े पर लक्षित एक जमा देने वाला हमला, जिसका उद्देश्य खोपड़ी को पूरी तरह से चकनाचूर कर देना था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि योजना सफल हो गई है, और तब स्नैप चटकने की आवाज हंसना काल हंस पड़ा। उसके गले से सड़न की तरह रिसती हुई एक धीमी, रेंगती हुई, टूटी हुई आवाज निकली। फिर उसने एक बार अपनी ताकत दिखाई और उसे जकड़े रखने वाले बंधन टूट गए, जिससे उस पर जबरदस्त बल के साथ हमला करने वाले हत्यारे को जोरदार झटका लगा। सबसे पहले उस खतरनाक हत्यारे को पीछे की ओर फेंका गया। खून की खांसी के साथ ही उसके सीने का कवच अंदर की ओर धंस गया। खंजर चलाने वाली महिला मलबे से बचने में कामयाब रही, लेकिन हवा में ही फंस गई। काल का कंधा अविश्वसनीय गति और बल के साथ उससे टकराया, जिससे वह रीढ़ की हड्डी के बल रेत पर जा गिरी और फिर हिल नहीं पाए। और फिर कप्तान आया। उसका बर्फीला भाला लगा और तभी काल ने अपना मुंह खोला और एक भयानक क्रंच की आवाज के साथ धातु को दांतों से काट लिया, जैसे कोई जंगली जानवर धातु को काट रहा हो। ये क्या हो रहा है? कप्तान ने हैरानी से बुदबुदाया, क्योंकि उसका भरोसेमंद हथियार सबसे अजीब तरीके से टूट गया था। शुभ रात्रि, काल ने बुदबुदाते हुए उसे सीधे सीने पर लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गई और उसी रेत के टीले से टकराई जिसके पीछे लियो छिपा हुआ था। धड़ाम उसके होठों से खून बह रहा था। वो होश में रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और देख रही थी कि काल इसके बाद डेला के पीछे गया। हालांकि वो हस्तक्षेप करने या मदद करने में असमर्थ थी। उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था और हालांकि वो होश में थी, लेकिन अचानक लगे झटके से उसकी हर हड्डी में दर्द हो रहा था, इसलिए वो मुश्किल से सीधी खड़ी रह पा रही थी। मैं यहाँ नहीं मर सकती, उसने टूटे हुए भाले को कसकर पकड़ते हुए बुदबुदाया और हिम्मत दिखाते हुए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, लेकिन घुटनों के बल गिर पड़ी और खून की उल्टी करने लगी, क्योंकि उसके शरीर को लगी चोटें उसके शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक गंभीर प्रतीत हो रही थी। इस समय केवल एड्रेनालाइन ही उसे होश में रख रहा था और कुछ नहीं, क्योंकि उसके शरीर में जमा आंतरिक क्षति की मात्रा किसी को भी मारने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी और उसके अंगों से ताकत क्षीण हो रही थी, फिर भी उसने अपने भाले में माना शक्ति एकत्रित की और बेहोश होने से पहले डेला की मदद करने के लिए एक आखिरी लंबी दूरी का हमला करने की कोशिश की। तभी काल ने उसके व्यर्थ प्रयास को देखा और उसकी ओर दौड़कर उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अध्याय 334 बदला समय ठहरी हुई दुनिया, रेगिस्तानी पठार, लियो का दृष्टिकोण। जब कप्तान उसकी ओर उड़ता हुआ आया तो लियो को लगा जैसे उसका दिल गले तक आ गया हो। धड़ाम उसका शरीर उसी टीले से टकराया जिसके पीछे वो छिपा हुआ था। ढलान से नीचे फिसलते हुए वो उस जगह से 10 फीट से भी कम दूरी पर ढेर हो गया जहां वो दुबका हुआ था, और कुछ क्षणों के लिए उसकी सांसें थम गईं। उसे डर लग रहा था कि काल उसका पीछा करेगा और उसे ढूंढ लेगा। नहीं, नीचे ही रहो, कृपया नीचे ही रहो, लियो ने मन ही मन विनती की। उसकी निगाहें उस घायल महिला पर टिकी थीं जिसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। उठो मत, उसका ध्यान इस ओर मत खींचो, अगर जरूरी हो तो चुपचाप मर जाओ। लियो ने मन ही मन प्रार्थना की, लेकिन उसकी निराशा के लिए वो महिला नीचे नहीं रुकी। उसकी आत्मा में अपार उत्साह था और गले में खून और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के बावजूद उसने अपने टूटे हुए भाले को पकड़ा और खुद को घुटनों के बल खड़ा किया। आखिरी बार शक्ति इकट्ठा करते हुए वो मुश्किल से ही स्थिर रह पा रही थी। क्यों, तुम्हें इतना बहादुर क्यों बनना पड़ता है? लियो ने दांत पीसते हुए कहा। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब उसके पास हिचकिचाने का समय नहीं बचा है। काल पर हमला करने की कोशिश कर रही महिला का मतलब ये था कि यह तय था कि वो उसे जल्द ही ढूंढ लेगा, जो उसके घात लगाने के लिए एक आदर्श स्थिति नहीं थी। इसलिए उस क्षण भर में उसने एक निर्णय लिया, एक अवसर पैदा करने के लिए एक लापरवाह, साहसी और नवोन्मेषी विकल्प। जैसे ही काल ने उसके हमले को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा, लियो रेत के टीले के पीछे से उठा और उसकी चोटी को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। नल 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 दौड़ते समय उसके पैरों के नीचे रेत उछल रही थी, जिससे वो काल की भ्रष्ट निगाहों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया था। उसके चेहरे को देखते ही काल जम गया। उसके कदम बीच में ही रुक गए और खून से सना उसका चेहरा भ्रम से भर गया। स्काईशेड,
उसने टीले पर दौड़ते हुए आकृति की ओर तिरछी नजर से देखते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखों में पहचान की झलक तो दिखी, लेकिन साथ ही हिचकिचाहट भी। अगर उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से ठीक होता, अगर उस दाग ने उसकी तर्कशक्ति को कुंद न किया होता, तो वो पल भर में स्पष्ट बात को समझ जाता। ये जरूर एक जाल था। हालांकि इस दुनिया के कलंक ने उसकी आलोचनात्मक सोच की क्षमता को कम कर दिया था, इसलिए वो ये समझ नहीं पा रहा था कि लियो, जिसका असल में जीवित होना ही नहीं चाहिए था, अब न केवल जीवित है, बल्कि अचानक उससे भाग भी रहा है। स्विश! तारांकन ध्यान भटकने का पूरा फायदा उठाते हुए चांदी जैसे बालों वाली कप्तान ने अपने टूटे हुए भाले को मजबूती से पकड़ा और अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके उस मंत्र को मुक्त किया जिसे वह बना रही थी। बर्फ का प्रहार, उसके भाले की नोक से ऊर्जा की एक लहर तेजी से आगे बढ़ी और उसने काल को हमले से बचने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी के उस अप्राकृतिक घुमाव के साथ पीछे की ओर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि ऐसा करने में काल खुद को एक ऐसी असुविधाजनक स्थिति में फंसा बैठा जहां से वह आसानी से आगे पीछे नहीं हो सकता था। और यही वो अवसर था जिसका असली सिंह राशि वाला व्यक्ति बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टीले पर दौड़ती हुई आकृति झिलमिलाती हुई कांच जैसे टुकड़ों में विलीन हो गई। वो कभी भी वो नहीं था। ये मिरर वर्ल्ड द्वारा प्रक्षेपित एक छलावा था, जबकि उसका असली रूप शुरू से ही टीले के ठीक पीछे दुबका हुआ था। और ठीक उसी क्षण जब काल कप्तान के भाले से बचने के लिए पीछे की ओर झुका, असली लियो, जो हमले के लिए एक अवसर की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था, तुरंत हरकत में आ गया, क्योंकि उसी क्षण उसने ब्लेड शिफ्ट को सक्रिय कर दिया। रेगिस्तान की तेज हवाओं के बीच मुश्किल से दिखाई देने वाले रेत के टीले के पीछे काले कोहरे का एक झोंका उठा और उसका शरीर युद्ध के मैदान में तेज धार वाली सटीकता के साथ तेजी से आगे बढ़ा। वो काल के ठीक पीछे प्रकट हुआ। टेलीपोर्टेशन के बाद उसका लबादा हवा में लहरा रहा था। उसने अपनी कटार को कसकर पकड़ रखा था। ब्लेड की धार में पहले से ही माना ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही उसने डार्क ब्लेड को सक्रिय किया, सिसलिंग गहरे काले रंग की ज्वालाओं ने खंजर की पूरी लंबाई को निगल लिया। जीवित परछाइयों की तरह किनारों को चाटती हुई हथियार उसके हाथ में कांप रहा था, वार करने के लिए प्यासा था। टुकड़ा! तारांकन लियो ने हमला किया। एक ही शॉट सोच समझकर लगाया गया। महीनों के अभ्यास से निर्देशित होकर उसका हाथ खामोशी से हिल गया, जैसे ही काली लपटें हवा में फुफकारने लगीं और फिर संपर्क हुआ। तलवार काल की गर्दन को छूकर निकल गई। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। खंजर ऐसे धंसा जैसे पिघले हुए मक्खन को काट रहा हो, और एक क्षण के लिए काल की आंखें अपनी सीमा तक चौड़ी हो गईं। अविश्वास और शुद्ध पशुवत भ्रम के बीच कुछ ऐसा भाव लिए हुए थी, क्योंकि उसकी बाईं आंख फड़क रही थी, जबकि उसकी दाहिनी आंख कांप रही थी। और फिर सब कुछ थम गया। ओब्सीडियन ब्लेड त्वचा, नस और रीढ़ की हड्डी को साफ सुथरा चीरता हुआ निकल गया, जैसे तेल में भीगा कपड़ा मांसपेशियों को अलग कर देता है। कोई छींटा नहीं पड़ा, खून का कोई विस्फोट नहीं हुआ। बस एक हल्की सी तारांकन शिशक की आवाज आई और एक शल्य चिकित्सा की तरह अलगाव हुआ, जैसे काल का सिर धीरे धीरे सहज चाप में उसके शरीर से अलग हो गया। उसके चेहरे पर भाव भंगिमा अचानक रुक गया। मुंह खुला हुआ, आंखें चौड़ी, भौहें सिकुड़ी हुई, मानो अभी भी इस तथ्य को समझने की कोशिश कर रहा हो कि लियो स्काईशेड, वो लड़का जिसे उसने धोखा दिया था, साक्षात उसके पीछे खड़ा है। धड़ाम सिर रेत पर एक नीरस बेजान उछाल के साथ गिरा। कुछ क्षण बाद शरीर भी उसी तरह नीचे गिर पड़ा, कांपते हुए देर में बदल गया। उसकी नसें एक आखिरी भ्रमित संकेत भेज रही थी, जबकि हाथ झटके से हिल रहे थे और पैर ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे किसी कठपुतली की डोर काट दी गई हो। उसकी गर्दन के ठूंठ पर लगे साफ घाव से धुएं का एक छोटा सा गुबार उठा। काली लौ अभी भी नसों को खा रही थी, अंदर से कटे हुए मांस को झुलसा रही थी। और बस पल भर में काल की मौत हो गई। एक सटीक प्रहार से खामोश हो गए। भूमि लियो हल्के कदमों से अपने पैरों पर उतरा। काल का खून उसकी कटार पर छलक रहा था और धुंध की तरह फैल रहा था, क्योंकि वह उसकी ब्लेड पर जल रही काली लपटों के संपर्क में आया था, जबकि उसका चेहरा ठंडा और भावहीन बना रहा। अपने पंथ के वरिष्ठों को बता देना कि मैंने उन्हें नमस्ते कहा है, लियो ने काल की हैरान आंखों में देखते हुए बुदबुदाया। ओह, लगता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। आखिरकार मैं तुम्हें उसी जगह भेज रहा हूं जहां मैंने तुम्हारे उस दोस्त को भेजा था जिसने तुमसे पहले मुझ पर हमला किया था। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ उसे ही हाय कह सकते हो, वो भी नरक में, लियो ने कहा, और उसने काल के कटे हुए सिर पर बेरहमी से पैर पटका। उसके शरीर के अंदर दबा हुआ गुस्सा अब आखिरकार बाहर निकल आया, क्योंकि उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। पैर पटकना, पैर पटकना, पैर पटकना। उसने अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर पैर से वार किया, लेकिन कठोर त्वचा और हड्डी न तो विकृत हुई और न ही टूटी, बल्कि केवल कुछ मिलीलीटर खून धीरे धीरे सिर के निचले हिस्से से रिसने लगा, और उसकी सदमे से भरी आंखें अंततः हमेशा के लिए बंद हो गईं।
मुझे मारने की कोशिश मत करना, कमीने, लियो ने अंत में कहा और काल के सिर को फुटबॉल की तरह दूर फेंक दिया। जबकि काल के नरसंहार से बचे हुए केवल 2 लोग, डेला और कैप्टन, उसके इस कारनामे को अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ देख रहे थे। माफ कीजिए देवियों, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था, लेकिन मैं बहुत दिनों से उसका सिर लात मारकर उड़ाने का इंतजार कर रहा था। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा, लियो ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा और शांति से अपने कार्यों के लिए माफी मांगी। कहीं ऐसा न हो कि उसने गलती से उन दोनों को डरा दिया हो। धड़ाम सबसे पहले कप्तान बेहोश हो गई, क्योंकि एड्रेनालाइन का असर कम होने के बाद वो ज्यादा देर तक होश में नहीं रह सकी। इसके बाद डेला भी बेहोश हो गई, क्योंकि उसे भी चोटें आई थी और उसने इतना खून खो दिया था कि वो होश में नहीं रह सकी। अध्याय 335 दयालुता, समय ठहरी हुई दुनिया, रेगिस्तानी पठार, लियो का दृष्टिकोण। लियो कुछ क्षण के लिए स्थिर खड़ा रहा, उसकी कटार अभी भी हल्की काली लपटों से सुलग रही थी, जबकि दोनों महिलाएं उसके सामने बेहोश पड़ी थीं। उसकी निगाहें उन दोनों के बीच घूम रही थीं, एक चांदी जैसे बालों वाली कप्तान, जिसने खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपने साथी को बचाने की कोशिश की थी, और दूसरी छोटी लड़की डेला, जिसके खून से लथपथ वस्त्र उसके शरीर से चिपके हुए थे। क्या मैं उन्हें यहीं छोड़ दूं, या मैं उनकी मदद करूं? वो असमंजस में अपनी उंगलियों को फड़फड़ाते हुए सोचने लगा। उन पर उनका कोई दायित्व नहीं था, न तो कोई संबंध है और न ही उन्हें बचाने का कोई विशेष कारण है। और फिर भी कुछ ऐसा था जिसने उसे यूं ही चले जाने से रोक दिया। शायद ये कर्म के बारे में उस बूढ़े ड्रैगन के शब्द थे, और यह कि इस ब्रह्मांड में अच्छाई फैलाने का प्रयास कैसे करना चाहिए। या शायद यह महज एक सनक थी, लेकिन लियो ने कुछ और दिनों के लिए ही सही उनकी मदद करने का फैसला किया। सांस एक आह भरते हुए वो डेला के बगल में बैठ गया और बड़ी सहजता से उसके बेजान शरीर को अपने कंधे पर लाद लिया, फिर सावधानीपूर्वक उसे उसके कप्तान के बगल में लिटा दिया। उनकी सांसें उथली थीं, लेकिन स्थिर थीं, क्योंकि बेहोश होने के बावजूद वे फिलहाल स्थिर और जीवित प्रतीत हो रहे थे। मुझे इन्हें कुछ उपचार औषधि पिला देनी चाहिए, लियो ने सोचा और अपने गले में लटकी हुई माना भंडारण अंगूठी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अजनबियों पर अपने निजी संसाधनों को बर्बाद करना मूर्खता की पराकाष्ठा थी। इसके बजाय वो उनसे मुंह मोड़कर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा, जहां उनकी टुकड़ी के बाकी सैनिक ठंड से बेजान पड़े थे। अब तक उनके शरीर रेत में आधे दबे हुए थे, उनकी उंगलियां अभी भी उन हथियारों पर जकड़ी हुई थीं जिनका वे फिर कभी इस्तेमाल नहीं करने वाले थे। जबकि लियो ने व्यवस्थित रूप से उनकी तलाशी ली, बेल्ट उतारी, स्पेस पाउच खोले, जूते और कोट के अंदर की जांच की, और जो कुछ भी उसे मिला उसे लूट लिया। क्लिक करे सरसराहट। कुछ ही मिनटों में उसने मध्यम श्रेणी की उपचार औषधि, सहनशक्ति औषधि और माना औषधि का एक छोटा सा ढेर, 1000 दिनों के लिए पर्याप्त राशन, आधा दर्जन चॉकलेट बार, लगभग 1000 मध्यम श्रेणी के माना पत्थर और यहां तक कि कुछ दर्जन बर्फ के ग्रेनेड भी इकट्ठा कर लिए थे। उसने अधिकांश वस्तुओं को अपनी जेब में रख लिया और उन्हें अपने स्पेस पाउच और आंतरिक स्टोरेज रिंग में भर दिया। बाहर केवल 4 हीलिंग पोशन और एक लिपटा हुआ राशन बार ही छोड़ दिया। फिर वो बेहोश लड़कियों के पास लौटा, सबसे पहले चांदी जैसे बालों वाले कप्तान के बगल में घुटने टेक कर बैठ गया। उसने एक उपचार औषधि की बोतल खोली और लड़की की गर्दन के नीचे हाथ डालकर उसका सिर ऐसे उठाया जैसे उसका वजन बिल्कुल ना हो। कप्तान का शरीर उसके हाथों में बेजान सा लटका हुआ था, कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था, गतिहीन और नाजुक, जैसे कोई टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया हो। उसने नैदानिक सावधानी से उसका सिर पीछे की ओर झुकाया, शीशी को उसके खुले होठों पर दबाया और धीरे धीरे औषधि को उसके कोमल जबड़े के ऊपर से डाला। हर बूंद को नाप तोल कर इस तरह डाला कि जरा सा भी रिसाव न हो। हालांकि चूंकि वो नर्सिंग में विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए कुछ दूध अनजाने में उसकी ठुड्डी से नीचे टपक जाता था, जिससे उसका कॉलर गंदा हो जाता था, लेकिन अधिकांश दूध उतले घूंटों में उसके गले से नीचे उतर जाता था। काम पूरा होने के बाद उसने उसका सिर धीरे से रेत पर टिका दिया और डेला की ओर बढ़ा और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई। बालों के नीचे कलाई, मुंह में औषधि, नियंत्रित मात्रा में, धीमी सांसें। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा, उसकी बाहें अविचलित थीं, उंगलियों पर औषधि के अवशेष लगे हुए थे, जबकि हवा उनके चारों ओर खून से सनी रेत को हिला रही थी। हालांकि जैसे जैसे वो उनकी देखभाल करता रहा, उसके भीतर कुछ हलचल होने लगी, कुछ अजीब और असामान्य, क्योंकि उसे अपने सीने में एक असहज भावना बढ़ती हुई महसूस होने लगी। यह न तो आकर्षण था, न ही स्नेह, बस एक तरह की गर्माहट, एक शांत, दर्द भरी गर्माहट जो वर्षों से उसके भीतर नहीं उठी थी। और फिर उसने उसे देखा, अमांदा, स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि एक उपस्थिति के रूप में। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके सामने खड़ी हो, अपनी दयालु और जीवंत आंखों से उसे देख रही हो और उसके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान हो। हा हा हा, उसकी हंसी उसके कानों में गूंज उठी।
उसकी मुस्कान की वक्रता उसकी आंखों के सामने खेल रही थी, और वह लगभग उस एहसास को महसूस कर सकता था जब वह सोचती थी कि वो सो रहा है, तब उसकी उंगलियां उसके गालों को छूती थीं। वो एहसास उसे किसी भी तलवार से ज्यादा जोर से लगा। उसने सालों से उसके बारे में सोचा तक नहीं था, खुद को सोचने भी नहीं दिया था। फिर भी इस शापित दुनिया के बीचों बीच दो बेहोश अजनबियों को गोद में लिए हुए उसका मन उस लड़की की ओर लौट गया जिसे उसने कभी न छोड़ने की कसम खाई थी। उसे नहीं पता था कि ये दुख था, पुरानी यादें थीं, या बस यादों की क्रूरता थी, लेकिन यह एक कुंद ब्लेड की तरह उसकी पसलियों को कुरेद रही थी। वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि वो इसे जबरदस्ती निगल ले। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, यह सही समय नहीं है। हवा में खून की गंध और भी तीव्र हो गई, यह उसकी नाक से चिपक गई, धातु जैसी और भारी, रेगिस्तान की गर्मी और फुसफुसाती हवाओं के साथ मिलकर, जो कई अनदेखे खतरों को अपने साथ लेकर आई थी। रेत के कीड़े किसी भी क्षण यहां आ सकते हैं, लियो ने सोचा। अमांडा की याद से अपना ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करते हुए उसने खुद को अन्य विषयों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। उसने क्षितिज पर नजर डाली। फिलहाल रेत के टीले शांत थे, लेकिन यहां रुकना मुसीबत को न्योता देने जैसा था। इसलिए बिना कुछ और कहे वह आगे बढ़ा और एक बार फिर झुक गया, डेला को अपने बाएं कंधे पर और कप्तान को अपने दाहिने कंधे पर उठाते हुए, क्योंकि उसने फिलहाल उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया था। जब उसने दोबारा चलना शुरू किया तो मेजर हैन द्वारा रोडोवा में उसे पहनाए गए भारित वेस्ट की तुलना में उनका संयुक्त वजन अभी भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे ठीक से पता नहीं था कि ये दोनों महिलाएं कहां जाना चाहती थीं, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वे भी उसी मिशन को पूरा करने के लिए यहां आए थीं, और इसलिए वो पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं की ओर बढ़ता रहा, जो कैसल ब्रावो तक पहुंचने का रास्ता था। अगर वे दोनों अभियान जारी नहीं रखना चाहते थे तो जागने के बाद वे वापस लौट सकते थे, लेकिन फिलहाल वे उसके साथ आए, क्योंकि वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इन दिनों वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण क्यों खोता जा रहा है। जब से उसने निष्क्रिय क्षमता, सम्राट की उदासीनता प्राप्त की थी, तब से उसे लगभग कभी भी इस तरह की घटना का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि हाल ही में उसे ऐसा लगने लगा था मानो वो फिर से पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो गया हो, और मानो किसी कारणवश सम्राट की उदासीनता धीरे धीरे उसे धोखा दे रही हो। अध्याय 336, एक असफल तकनीक। हालांकि लियो ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया कि शायद सम्राट की उदासीनता तकनीक उसे जल्दी ही विफल कर रही है, लेकिन वह अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स का प्रशिक्षण और भावनाओं को महसूस करने और अनुभव करने के लिए लगातार सतर्क रहने से वह धीरे धीरे इस तकनीक के प्रति प्रतिरोधी बन रहा था। आदर्श रूप से सम्राट की उदासीनता एक निष्क्रिय कौशल होना चाहिए था, जो उसकी भावनाओं की सीमा को उसके सामान्य अनुभव के लगभग 10-20% तक सीमित कर देता था, जिससे वो हमेशा शांत और संयमित रहता था। हालांकि कोडेक्स का प्रशिक्षण करते समय इसका उपयोग करने से क्षणिक चूक हो रही थी, जहां कौशल कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर देता था, फिर अचानक वापस सक्रिय हो जाता था। इस घटना का पहला संकेत ये था कि उनका पुराना घमंडी व्यक्तित्व फिर से उभर रहा था और वे जीवन को फिर से एक आनंदमय सफर के रूप में अनुभव कर रहे थे। हालांकि बदलाव अभी पूरी तरह से ध्यान देने योग्य नहीं थे, लेकिन पहली दरारें आखिरकार दिखने लगी थीं। आज अचानक अमांडा को याद करना तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जैसे जैसे कोडेक्स पर उसकी पकड़ गहरी होती गई, सम्राट की उदासीनता की निष्क्रिय शक्ति कमजोर होती गई, यहां तक कि एक बार जब वो तकनीक की पहली परत में महारत हासिल कर लेगा और 7 बुनियादी भावनाओं की सही समझ प्राप्त कर लेगा, तो सम्राट की उदासीनता उसके लिए एक निष्क्रिय कौशल से एक सक्रिय कौशल में बदल सकती है, जिसे वो अपनी इच्छा से सक्रिय या निष्क्रिय कर सकता है। रेगिस्तान की रेत की सरसराहट लियो हमेशा की तरह बिना आवाज किए चलता रहा, क्योंकि वह न तो कोई गहरा निशान छोड़ता था और न ही कोई ऐसी तेज आवाज करता था जिससे अवांछित ध्यान आकर्षित हो सके। लियो ने दोनों बेहोश महिलाओं को अपने कंधों पर धीरे से उठाया हुआ था और वे स्थिर रूप से सांस ले रही थीं। उनके चेहरे लाल थे और उनके शरीर गर्म थे। वो 4 घंटे से अधिक समय से चल रहा था, फिर भी दोनों बेहोश महिलाओं में जागने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। जब तक उसने अनुमान लगाया कि वे कम से कम 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, तब तक उसके कंधों पर पड़ा भार सहजता से हटकर थोड़ा परेशान करने वाला हो गया था। इसलिए नहीं कि इससे वह थक गया था, बल्कि इसलिए कि इसने उसे याद दिलाया कि वे दोनों अभी भी उसके कंधों पर बोझ हैं, एक ऐसी दुनिया में जो कमजोरी को दंडित करती है। तुम दोनों को जाग जाना चाहिए, इससे पहले कि मेरे दिल की दया बुझ जाए, क्योंकि जिस तरह मैंने तुम्हें अचानक बचा लिया है, उसी तरह मैं तुम्हें अचानक छोड़ भी सकता हूँ, लियो ने बुदबुदाते हुए कहा, और मौसम की मार झेल चुके एक टीले के पास एक जगह ढूंढकर उन्हें बड़ी सावधानी से अपने बगल में बिठा दिया, उनके शरीर से ढीली रेत झाड़ते हुए एक साधारण सा शिविर लगा दिया।
वो पानी पीने और थोड़ा भोजन करने के लिए रुका ही था कि अचानक उसे अपने नीचे की जमीन हिलती और कांपती हुई महसूस हुई। चीख, एक धीमी आवृत्ति वाली चीखने जैसी आवाज उसके कानों में गूंज उठी और वो तुरंत पास के टीले पर चढ़कर आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा, जहां उसने पहली बार एक विशालकाय रेत के कीड़े को शिकार करते हुए देखा। धड़कन जैसे ही सैंडवर्म सतह पर आया, उसके पैरों के नीचे की जमीन भी कांप उठी। ये कम से कम 20 फीट लंबा और 6 फीट ऊंचा था और ऐसा लग रहा था कि यह एक मध्यम आकार के रेगिस्तानी शाही की तलाश में था जो रेत के टीले के ऊपर खुशी से चल रहा था। लेकिन जब इसने अपने नीचे कंपन को तेज होते हुए महसूस किया तो ये घबरा गया और भागने लगा। धमाका! तारांकन जिस टीले पर वह चल रहा था, वो नीचे से सैंडवर्म के निकलने के साथ ही रेत और कंकड़ के फव्वारे की तरह बाहर की ओर फट गया। उसका खंडित शरीर हवा में एक विशाल कवचधारी चाबुक की तरह घूमता हुआ अपने शिकार की ओर तेजी से बढ़ा। सैंडवर्म का मुंह खुला और उसमें एक भयानक ऊर्ध्वाधर दरार दिखाई दी, जिसमें ड्रिल की तरह घूमते हुए नुकीले दांतों की पंक्तियां थी, और एक घिनौनी आवाज के साथ उसने रेगिस्तानी शाही को पूरा निगल लिया। एक झटका, एक जोरदार झटका, फिर गायब। वह राक्षस जितनी तेजी से प्रकट हुआ था, उतनी ही तेजी से गायब हो गया। ढहती रेत के बवंडर में वापस धरती में समा गया, अपने पीछे केवल एक गड्ढा और एक हल्का कंपन छोड़ गया। लियो ने ये सब अपनी आंखों में एक शांत, लगभग मंत्रमुग्ध सी चमक के साथ देखा। उसके होंठ एक चौड़ी, बचकानी मुस्कान में मुड़ गए जो उसने वर्षों से नहीं पहनी थी। खूबसूरत, उसने दबी आवाज में कहा, और रोमांच की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। एक असली शिकारी। सहज प्रवृत्ति से उसकी उंगलियां मुड़ गईं और उसने अपनी कटार की मूठ को छू लिया, क्योंकि उसका दिमाग तुरंत संभावित युद्ध परिदृश्यों की रूपरेखा तैयार करने लगा था। अगर वह राक्षस द्वारा पूरी तरह निगल लिया जाता, तो वह डार्क ब्लेड को सक्रिय कर देता और अंदर से बाहर निकलने का रास्ता बना लेता, जिससे शापित ज्वालाएं मांस, आंत और हड्डी को जलाती हुई आगे बढ़ती। लेकिन आदर्श स्थिति में वो हमले से पूरी तरह बच जाएगा। आदर्श रूप से, यदि सैंडवर्म उसे खाने की कोशिश करता, तो वह स्टॉर्मफ्लैश ट्रेविस का उपयोग करके रेगिस्तान की रेत पर नाचता हुआ उसके मुंह से ठीक आगे रहता, जो कि कीड़े का एकमात्र वास्तविक हथियार था, और फिर उसकी खुली लंबाई पर 1000 फैंटम स्लैश से हमला करता। काटो, गायब हो जाओ, फिर प्रकट हो जाओ, दोहराओ। मौत का एक तीव्र गति वाला, बेहद जोखिम भरा नृत्य। एक रोमांचक शिकार, लियो ने सोचा। उसकी निगाहें अभी भी शांत हो चुकी रेत पर टिकी हुई थीं। शायद मुझे जल्द ही उनमें से किसी एक से लड़ाई कर लेनी चाहिए, उसने सोचा। तभी अचानक सरसराहट, उसके आसपास से आती एक हल्की सी हलचल की आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया, और वह आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए मुड़ा। कप्तान ने धीरे से कराहते हुए अपने शरीर में एक झंझनाहट के साथ अपनी आंखें खोली। सूखे पसीने और खून से उसकी पीली पलकें आपस में चिपकी हुई थीं। लियो ने देखा कि उसकी निगाहें पहले उलझन में डूबी और फिर उस पर आकर टिक गईं। वो तुरंत सतर्क हो गई और अपने हाथों से उन हथियारों को ढूंढने लगी जो उसकी थैली में होने चाहिए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से लियो ने उन्हें पहले ही निकाल लिया था। लियो ने कुछ नहीं कहा। वो शांति से उकड़ू बैठा रहा, एक हाथ आलस से अपने घुटने पर टिकाए हुए, और कप्तान के शांत होने और बातचीत शुरू करने का इंतजार करता रहा जब वो तैयार हो जाएगी। कुछ देर तक कप्तान ने अपने विकल्पों पर विचार किया, लेकिन अंततः जब उसने अपने बगल में बेहोश पड़ी डेला को देखा, फिर अपने आसपास के वातावरण को देखा, और फिर लियो के शरीर पर ब्लैक सरपेंट गिल्ड के वस्त्रों को देखा, तो उसने बातचीत शुरू करने से पहले एक गहरी आह भरी। मैं कैप्टन रीमा हूं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लियो स्काईशेड हैं? तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, लेकिन तुम अब भी रोडोवा के उस सर्किट विजेता की तरह दिखते हो जिसे मैंने टीवी पर देखा था, रीमा ने कहा, और लियो ने अपनी बात को स्वीकार किए जाने पर मुस्कुरा दिया। जी हाँ, मैं लियो स्काईशेड हूँ, रोडोवा से सर्किट का विजेता। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कैप्टन रीमा। मुझे आपके हथियार लेने के लिए क्षमा करें। मैं उन्हें आपको तब लौटा दूंगा जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि आप पलटकर मेरी पीठ में छुरा नहीं भोंपेंगी, लियो ने मुस्कुराते हुए कहा, और सीधा खड़ा होकर शांति से हाथ बढ़ाते हुए रीमा की ओर बढ़ा। कार्ल मैक्सटन एक वांछित अपराधी था जिसके बारे में गिल्ड ने हमें इस दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही चेतावनी दी थी। वो एक रसोइये के वेश में एक विलक्षण पंथ का अतिस्तरीय कार्यकर्ता था, और जब तक आपकी टीम ने इस दुनिया में प्रवेश नहीं किया, तब तक उस पंथ को उसकी सच्चाई का पता नहीं चला था। लेकिन तब तक आप लोगों को इसके बारे में चेतावनी देने में बहुत देर हो चुकी थी। हमें रेगिस्तान में उससे मिलने की उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि यही भाग्य है, रीमा ने कहा, और वो सीधी होकर बैठ गई और लियो के हाथ को हाथ मिलाने के लिए स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि तुम अपने समूह के इकलौते जीवित बचे हो, या रायडेन और बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं? रीमा ने पूछा, जिसके जवाब में लियो ने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए। जहां तक मुझे याद है, रायडेन और बॉब अभी भी जीवित थे,
लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है, उसने जवाब दिया, जिस पर रीमा ने ओह वाला चेहरा बनाया और फिर तुरंत समझकर सिर हिलाया। समय ठहर जाने वाली इस दुनिया में भाग्य हवा की तरह चंचल था और ऐसा लग रहा था कि रायडेन की टीम गलत तरह के तूफान में फंस गई है। अध्याय 337, एक वफादार आदमी। मुझे काल और उस चेतावनी के बारे में और बताओ जो गिल्ड ने उसके लिए जारी की थी। ये सब क्या है? लियो ने उत्सुकता से पूछा, जैसे ही उसने रीमा से लूटे गए हथियारों को धीरे धीरे उठाया, जिसमें उसका टूटा हुआ भाला भी शामिल था, और उसे एक एक करके उसके बगल में रख दिया। सार्वभौमिक सरकार के भीतर एक बड़ा शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, दुष्ट पंथ ने हमारी सरकार में काफी गहराई तक घुसपैठ कर ली है, इसलिए उनके संपर्कों से छुटकारा पाना हमारी प्राथमिकता है, रीमा ने कहना शुरू किया, और लियो द्वारा उसके पास रखे छोटे चाकुओं को कसकर पकड़ लिया और उन्हें अपने बूटों और बेल्ट में भरने लगी। संपर्कों में से एक को हटाते समय ये पता चला कि उसने काल के लिए एक झूठी पहचान बनाने में मदद की थी। उसे एक मास्टर स्तर के योद्धा और एक बेदाग रिकॉर्ड वाले भाड़े के सैनिक के रूप में गलत तरीके से पेश किया था, जबकि वास्तविकता में वह एक वांछित पंथ अपराधी था। ब्लैक सरपेंट्स को सरकार से एक आपातकालीन संदेश मिला जिसमें हमें अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने या निष्क्रिय करने के लिए कहा गया था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप में से बाकी लोग पहले ही समय स्थिर दुनिया में प्रवेश कर चुके थे और हमसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए सरकार ने प्रवेश करने वाली सभी नई टीमों के लिए एक सलाह जारी की कि वे काल पर नजर रखें और यदि संभव हो तो उसे गिरफ्तार कर लें, रीमा ने समझाया, और लियो ने सहमति में सिर हिलाया। अगर पंथ के संपर्कों को इतनी तेजी से हटाया जा रहा था, तो ये संभावना थी कि मुयान फे से उसके संबंध का खुलासा बहुत जल्द हो सकता था। हालांकि फिलहाल वो सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। जब तक मैं धार्मिक गठबंधन की छत्रछाया में रहते हुए उस पंथ से संबंध बनाए रखूंगा, तब तक मैं हमेशा बेनकाब होने से या इससे भी बदतर पकड़े जाने से बस एक कदम दूर रहूंगा। एक बार यह मिशन पूरा हो जाए तो मुझे एक पक्ष से पूरी तरह से और हमेशा के लिए नाता तोड़ना होगा, लियो ने सोचा, क्योंकि दोहरी निष्ठा का भार आखिरकार उसके सीने पर आ गया था। उसे एहसास हुआ कि एक डबल एजेंट का जीवन अंधेरे में छिपी एक उल्टी गिनती से ज्यादा कुछ नहीं था और उसे जितनी जल्दी हो सके ऐसे जीवन से छुटकारा पाने की जरूरत थी। खैर, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह अभियान हमारी शुरुआती अपेक्षा से कहीं अधिक खतरनाक है। अब मुझमें व्यक्तिगत रूप से इस मिशन को जारी रखने का साहस नहीं है और मैं अभी वापस लौटना चाहूंगी जब तक मैं ऐसा कर सकती हूँ, रीमा ने थोड़ी घबराहट में अपने चांदी के टट्टू को घुमाते हुए कहा। कैप्टन, यह एक अच्छा फैसला है। अगर मैं समझदार होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तो मैं ही हूँ, लियो ने लापरवाही से जवाब दिया, जिससे रीमा को हल्की हंसी आ गई। बेशक, महान सर्किट विजेता लियो स्काईशेड आगे बढ़ेगा, रीमा ने कहा। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई और उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आए। मुझे इससे कम की उम्मीद नहीं थी, खासकर तुम्हें अपनी आंखों से एक ट्रांसेंडेंट को मारते हुए देखने के बाद। वो पीछे झुक गई, उसकी आवाज में सच्ची हैरानी झलक रही थी। क्या आप जानते हैं कि यह कितना दुर्लभ है, योद्धाओं का अपने से ऊंचे स्तर के किसी को हराना? ऐसी कहानियां तो एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं और उससे भी कम ऐसी कहानियां होंगी जिनमें एक ग्रैंडमास्टर किसी ट्रांसेंडेंट को हरा दे। लियो तारीफ सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसने इसे हल्के में ले लिया। ये बराबरी का मुकाबला नहीं था। मैंने तब वार किया जब वह सबसे कमजोर था। अगर मैंने मौका गवा दिया होता तो मैं भी तुम्हारे और डेला के साथ ही मर चुका होता। फिर भी, रीमा ने कहा, उसकी निगाहें उस पर एक गहरी चमक के साथ टिकी रहीं, आप कोई साधारण योद्धा नहीं है, श्रीमान स्काईशेड, और आपकी प्रसिद्धि बिल्कुल जायज है। उसके लहजे में शरारती मुस्कान आ गई और उसने कहा, जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं इस सब पर एक किताब लिखूंगी और तुम उसमें मुख्य किरदार होगे। वो रहस्यमय हत्यारा जिसने कार्ल मैक्सटन की हत्या की और मुझे और डेला को निश्चित मौत से बचाया। शायद मैं इसमें एक रोमांचक अंत भी जोड़ दूंगी। लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने सुना है कि रोमांस का तड़का लगने पर फैंटेसी उपन्यास ज्यादा बिकते हैं। उसने अपने होंठ हल्के से दबाते हुए और आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, और अगर हम जल्द ही अलग होने वाले हैं तो शायद हम पाठकों को किताब के अंत में कुछ यादगार तोहफा दे सकें। उसने अपने वस्त्रों का अगला हिस्सा थोड़ा ढीला किया जिससे उसकी छाती की उभार दिखाई देने लगी और झुकते हुए उसकी निगाहें उससे मिल गईं। 60 दिन बिना किसी प्रेम प्रसंग के। डेला तो गहरी नींद में सो रही है और आप, मिस्टर स्काईशेड, आप तो मानो चलते फिरते प्रलोभन है। एक पल के लिए लियो चुप रहा। उसकी निगाहें उसकी पीली त्वचा से हटकर उसकी निगाहों में छिपी शांत भूख पर टिक गईं। उसके सीने में वासना जाग उठी। सालों से उसने किसी को छुआ नहीं था और समय से परे एक ऐसी जगह पर जहां कुछ भी संभव नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी परिणाम की चिंता न हो। लगभग
लेकिन जैसे जैसे उसकी नाड़ी तेज होती गई, उसके विचारों ने उसे स्थिर रखा। अमांडा वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था, भले ही वे अलग हो गए हों, वो कभी भी बहककर उसे निराश नहीं कर सकता था। लियो ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपना सिर हिलाया। मैं बहुत खुश हूं, कैप्टन, उसने धीरे से कहा, और अगर हालात अलग होते, अगर मैं पहले से ही किसी से प्यार नहीं करता, तो मैं इस तरह का मौका कभी हाथ से जाने नहीं देता। वह हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, उसकी आंखें दृढ़ थी लेकिन दयालु थी। लेकिन मैं करता हूं, और मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो इसे छुपाता हो। रीमा की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी आशा की चमक फीकी पड़ गई। एक पल के लिए उसने नजरें फेर ली और एक धीमी आह के साथ अपने वस्त्रों को ठीक किया। खैर, मुझे निराशा हुई, लेकिन मैं समझती हूँ, उसने नर्म आवाज में कहा। वह भाग्यशाली है, बहुत कम पुरुष मना करेंगे, खासकर आप जैसे शक्तिशाली और आकर्षक पुरुष, जब लड़की उन्हें बिना किसी परिणाम की चिंता किए ऐसा करने का मौका दे रही हो। लियो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत सम्मान के भाव से उसकी आंखों में देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम मिशन पूरा कर लोगे, लियो, उसने अंत में कहा, उसकी आवाज में सच्चाई थी। और उससे भी बढ़कर, मुझे उम्मीद है कि तुम उसके पास सुरक्षित और सही सलामत वापस लौट आओगे। उसने बदले में सिर हिलाकर और हल्की सी मुस्कान देकर सहमति जताई। और मुझे उम्मीद है कि आप और डेला भी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। अगर किस्मत ने चाहा तो हम सब ट्विन फैंग ग्रह पर मिलेंगे। अध्याय 338। एक भावना का पीछा करना। रीमा और डेला से अलग होने के बाद लियो अपने शिकारी स्वभाव में लौट आया, क्योंकि उसने शिकार करने के लिए सैंडवर्म के संकेतों की सक्रिय रूप से तलाश शुरू कर दी। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां हर धड़कन के साथ तेज होती जा रही थीं, वैसे वैसे वह अपना सिर जमीन पर झुकाकर सैंडवर्म के निशानों की तलाश कर रहा था, सतह के नीचे होने वाले हल्के कंपन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और अपने अंदर एक अजीब सी उत्तेजना महसूस कर रहा था। हालांकि वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन पिछले 200 दिनों में उसके भीतर कुछ बदलाव जरूर शुरू हो गया था, जब से उसने पहली बार वास्तव में हत्या की मंशा को महसूस किया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शिकार के प्रति उसकी पूरी मानसिकता पहले से बदल गई थी। पहले शिकार करने का उनका कारण हमेशा शिकार के व्यवहारिक परिणामों से जुड़ा होता था, लेकिन कभी भी शिकार करने की क्रिया से नहीं। ऐसा लगता था कि हत्या करने की उसकी प्रेरणा कभी भी विनाश करने या जीवन समाप्त करने की इच्छा में निहित नहीं थी, बल्कि इस विश्वास में निहित थी कि हत्या करना व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम था। इसलिए अगर उसने कभी किसी जानवर को मारने का फैसला किया, तो यह इसलिए नहीं था कि वह उसकी जान लेना चाहता था, बल्कि इसलिए था कि वह कार्य उसके लिए क्या मायने रखता था। उसके लिए किसी जानवर को मारना उसकी युद्ध तकनीक को निखारने, उसकी सहज प्रवृत्ति को तेज करने और उसके मानव हृदय को उसकी सीमाओं के करीब ले जाने में मदद करता था। इसलिए उसके लिए आत्महत्या करना स्वयं में सबसे महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इससे प्राप्त होने वाले लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आत्महत्या करना स्वयं में हमेशा गौण और आकस्मिक था। उनकी पिछली मानसिकता ऐसी थी कि अगर उन्हें शिकार से कोई ठोस लाभ नहीं मिलता था, तो वे बस उससे दूर चले जाते थे। हालांकि हत्या करने के इरादे को पहली बार देखने के बाद से यह स्थिति बदलने लगी। वह क्षण उसके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया था, और उस दिन से लेकर आगे तक वो उस भावना का अथक रूप से पीछा करने लगा जो उसने पहली बार खून जैसा लाल रंग देखने पर महसूस की थी। उनके लिए जब उन्होंने पहली बार वो रंग देखा, तो वो पहला मौका था जब उन्होंने शिकार के परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दिया और खुद उस प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू कर दिया। और यद्यपि वो अभी तक उस बदलाव के पीछे के अर्थ को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन उस आदिम जीवंत अनुभूति का पीछा करते हुए वो धीरे धीरे हत्या के इरादे के सार को समझने के करीब पहुंच रहा था। बिना किसी कारण के हत्या करना, केवल विनाश के लिए विनाश करना, यही इसके पीछे की कड़वी सच्चाई थी। हत्या करने का इरादा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं था। यह अंत था, शुद्ध निराकार विनाश का एक प्रकटीकरण। यही कारण था कि बूढ़ा लियो, जो हर कदम की गणना करता था और हर परिणाम का आकलन करता था, कभी भी इसका लगातार उपयोग नहीं कर पाता था। लेकिन नया सिंह राशि वाला व्यक्ति, जिसने इसके असली स्वरूप की खोज के रोमांच को महसूस करना शुरू कर दिया था, जिसने लाभ के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के आनंद के लिए इस खोज में लिप्त होना शुरू कर दिया था, अब इसके सत्य को उजागर करने के करीब और करीब आ रहा था। उसे लगातार पीछा करते हुए लगभग आधा घंटा लगा, तब जाकर उसे एक सैंडवर्म मिला जिसकी हल्की कंपन का वह लगातार पीछा कर सकता था, और उसे सतह पर लाने के लिए उसे लुभाने में लगभग आधा घंटा और लगा, क्योंकि जब तक वो जमीन के नीचे रहता था तब तक उसके पास उसका शिकार करने का कोई साधन नहीं था। उसने ढीली रेगिस्तानी रेत पर बार बार अपने पैर पटके, जितना हो सके उतना शोर मचाया, जिससे जमीन में लयबद्ध स्पंदन उत्पन्न हुए, और अंततः उसे इसका एहसास हुआ। कंपन तेज होता गया, हर गुजरते सेकंड के साथ और भी तीखा, तेज और सुनियोजित होता गया,
क्योंकि उत्तर पूर्व से एक विशालकाय रेत का कीड़ा उसकी ओर बढ़ रहा था जिसने उसे अपना निशाना बना लिया था। गड़गड़ाहट उसके चारों ओर की धरती हिलने लगी, हालांकि भागने के बजाय वो केवल मुस्कुराया। यह आ रहा है, उसने धीरे से कहा, मानो उसकी निगाहें पहले से ही तैयार थीं। जैसे ही उसने अपने पैरों को जमाया और अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ा, धीरे धीरे विकृत होती रेत पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। धमाका बिना किसी चेतावनी के उसके सामने की जमीन रेत और टूटे हुए पत्थरों के एक स्तंभ में बदल गई, क्योंकि एक विशाल सर्प जैसा जानवर, कम से कम 30 फीट लंबा, मोटे, जंग लगे रंग के कवच से ढका हुआ और दांतेदार, पीसने वाले दांतों से सुसज्जित, अपना मुंह चौड़ा खोलकर जमीन से बाहर निकला, लियो को काटने की उम्मीद में। हालांकि लियो अब वहां नहीं था। तूफान फ्लैश ट्रेवर्स फ्लैश वह लाल रंग की विकृति की एक लहर में गायब हो गया और 4 फीट की दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। फ्लैश, फिर इसके पीछे, मानसिक रूप से हवा में नए एंकर बिंदुओं को तीक्ष्ण फोकस के साथ लॉक करना। फ्लैश, और फिर से, इस बार जानवर के पार्श्व भाग के ऊपर कलाबाजी करते हुए, उसने हवा में ही डार्क ब्लेड को प्रकट किया और इसे 1000 फैंटम स्ट्राइक्स के साथ एक तरल विस्फोट में मिला दिया। इसके बाद इतनी तेजी से हलचल मची कि आंखें उसे पकड़ नहीं पाईं। उसका शरीर टुकड़ों में गायब होकर फिर से प्रकट हुआ, हर वार अगले वार में सहजता से घुल मिल गया, जैसे काली ब्लेड की चापें अप्रत्याशित पैटर्न में एक दूसरे पर परत दर परत चढ़ती गईं, झिलमिलाती और एक दूसरे पर चढ़ती गईं, जब तक कि ऐसा नहीं लगा जैसे 10 लियो एक साथ सैंडवर्म के खुले हुए हिस्से को चीर रहे हों। संख्याओं के भ्रम ने प्राणी के लिए प्रतिक्रिया करना असंभव बना दिया, क्योंकि उसकी मोटी खाल चमकती लाल रेखाओं में फटने लगी, काला खून हवा में उछलने लगा, जबकि लियो यांत्रिक सटीकता के साथ पूर्व निर्धारित एंकर बिंदुओं के बीच चमकता रहा। जब तक सैंडवर्म को एहसास हुआ कि उस पर हमला हो रहा है, तब तक लियो पहले ही उसके पीछे खड़ा था। स्टॉर्म फ्लैश ट्रेवर्स का समापन ठोस जमीन पर अंतिम टेलीपोर्ट के साथ हुआ, क्योंकि माना एंकर पॉइंट्स हल्की सी रोशनी के साथ बुझ गए, उसके माना भंडार थोड़े कम हो गए थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी तेज था। उसके पीछे सैंडवर्म ने एक धीमी, गड़गड़ाती चीख निकाली, इससे पहले कि उसका विशाल शरीर एक तरफ गिर गया, उसका पूरा पार्श्व भाग सटीक ब्लेड के निशानों से चीर गया जो अवशिष्ट माना से चमक रहे थे। लियो ने अपनी बनाई हुई कृति को निसंतोष भरी खुशी के साथ देखा। हाँ, वह खुशी से चिल्लाया, आखिरकार उसने ठीक उसी तरह एक सैंडवर्म को मार डाला जैसा उसने कल्पना की थी, क्योंकि यह लड़ाई वास्तविकता में बदलने से पहले उसके दिमाग में 5 बार हो चुकी थी। अगले शिकार की ओर वो खुशी से झूमते हुए रेत पर दौड़ने लगा, इस बात से अनजान कि उसकी त्वचा का हर इंच, उसके वस्त्र का हर रेशा, यहाँ तक कि उसके खंजरों की नोकें भी अब एक मंद, रक्त लाल चमक से जगमगा रही थीं, क्योंकि जिस हत्या के इरादे का वो इतने समय से पीछा कर रहा था, वो अब उसके भीतर अनियंत्रित रूप से उमड़ रहा था। धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, वो इसके रहस्यों को उजागर करने के करीब आ रहा था, और उसे हत्या के इरादे की असलियत को समझने के लिए बस एक ज्ञानवर्धक क्षण की आवश्यकता थी। अध्याय 339 निराशा। अगले 2 दिनों में लियो ने 12 और सैंडवर्म को मार डाला, साथ ही 2 ऐसे सैंडवर्म से सफलतापूर्वक बच निकला जो उसकी वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक उन्नत स्तर के जीव निकले। उसने उनके साथ अपनी किस्मत आजमाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि जैसे ही वे उसके सामने आए, उसने तुरंत सुरक्षा की ओर भागने का फैसला किया, और सुरक्षा तक पहुंचने के लिए उसने स्टॉर्म फ्लैश ट्रेवर्स और ब्लेड स्विच का संयोजन इस्तेमाल किया। दूसरे दिन की आखिरी हत्या, यानी 13वीं हत्या तक, कुछ भी वास्तव में बदला नहीं था। इस बार, जब लड़ाई समाप्त हो गई और वो जानवर उसके पीछे रेत में बुरी तरह से घायल पड़ा था, तब भी उसके भीतर की रक्त पिपासा की भावना फीकी नहीं पड़ी। उसके चारों ओर रक्त लाल आभा छाई हुई थी, न केवल उसकी त्वचा या तलवारों पर, बल्कि उसके आसपास की हवा में भी, जो उसके अंगों को दूसरे वस्त्र की तरह लपेटे हुए थी, गर्मी की सड़क पर उमस भरी लहरों की तरह हल्की हल्की झिलमिलाती हुई, फिर भी उपस्थिति में ठंडी और स्थिर। वाह, मुझ पर तो जानलेवा इरादा हावी हो गया है। लियो ने धीरे से बुदबुदाते हुए अपनी आंखों के सामने अपना हाथ घुमाया और देखा कि उसकी हरकत के साथ हल्की सी झिलमिलाहट धड़क रही है और मुड़ रही है। इस बार उसके चारों ओर फैली आभा अलग थी। ये केवल युद्ध के बाद की उत्तेजना या अवशिष्ट ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक स्थिर अवस्था थी जिसे उसने स्वयं ही प्राप्त कर लिया था। अब हत्या करने का इरादा उसी के मन में था, और आत्मनिरीक्षण करते हुए उसने ये समझने की कोशिश की कि यह परिवर्तन क्यों हुआ। अगले 2 मिनट तक उसने इस भावना के पीछे छिपे रहस्य को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, और खून जैसी लाल आभा एक बार फिर हवा में गायब हो गई, मानो कोई फुसफुसाहट हवा में समा गई हो। मैं इतनी देर तक कभी भी हत्या करने की इच्छा प्रकट नहीं कर पाया। लियो ने नाक से सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया और फिर से संहिता खोली, इस उम्मीद में कि उसमें कुछ नया पाठ होगा, कुछ ऐसा जो उसे सही रास्ते पर ले जाए, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
सचमुच नया पाठ सामने आ गया। जैसे ही उसने मैनुअल खोला, सोने के अक्षरों में धीरे धीरे नया पाठ उभरने लगा, जो अपने सामान्य अशुभ अंदाज में मार्गदर्शन प्रदान कर रहा था। ग्रेटर देन, अब आप बढ़ने के लिए हत्या नहीं करते। अब आप सीखने के लिए हत्या नहीं करते। अब आप परीक्षण के लिए हत्या नहीं करते। अब तुम अपनी इच्छा से हत्या करते हो, क्योंकि यह क्रिया स्वयं ही स्पष्टता लाती है। क्योंकि अब शिकार के लिए किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं रह गई है। आपका शरीर उस लय को याद रखता है, आपकी आत्मा ने आनंद का स्वाद चखा है, और अब खून जैसा लाल रंग फीका पड़ने से इनकार कर रहा है। यदि आप इसी मार्ग पर चलते रहे और विनाश करने की अपनी इच्छा को चरम सीमा तक तृप्त करते रहे, तो धीरे धीरे आपके लिए एक नई दुनिया खुल जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां लाल रंग आपको बताता है कि कहां हमला करना है और कैसे विनाश करना है। हालांकि एक बार जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता, और संहिता के बारे में आपकी समझ हमेशा अधूरी ही रहेगी। फिलहाल लाल रंग के बारे में आपकी समझ ही काफी है। लाल रंग के विभिन्न शेड्स में गहराई से जाने से पहले उन 4 अन्य रंगों का पता लगाएं जिनकी आपको कमी महसूस हो रही है। लियो ने शब्दों को फिर से पढ़ा, फिर एक बार और फिर जब उसे एहसास हुआ कि संहिता उससे फिलहाल हत्या करने के इरादे को रोकने के लिए कह रही है, तो उसने भौहें चढ़ा ली। ये क्या बकवास है? कुछ दिन तो तुम चाहते हो कि मैं हत्या के इरादे को और अच्छे से समझूं, लेकिन जब मैं सच्चाई के करीब पहुंचता हूं तो तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? लियो ने गुस्से में शिकायत की। उसका गुस्सा जायज था, क्योंकि उसके शरीर को घेरने वाली आभा एक बार फिर मैरून हो गई, जो उसकी निराशा को दर्शा रही थी। वो संहिता अब तक की सबसे भ्रामक साधना पुस्तिका थी, क्योंकि लियो कभी भी यह समझ नहीं पाया कि वास्तव में वो उससे क्या करवाना चाहता था। दिशा निर्देश अस्पष्ट थे, प्रगति का आकलन करना कठिन था, और अंततः जब वह एक सीमा के करीब पहुंच गया तो मैनुअल ने उसे धीरे चलने और पीछे हटने के लिए कहा। जब तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि बाकी रंग क्या है, तो मैं बाकी रंगों के बारे में कैसे जानूंगा? उसने झल्लाते हुए कहा और संहिता के पन्ने पलटने लगा, मानो उसे उम्मीद हो कि अगर वह ध्यान से देखेगा तो उसमें और भी जवाब मिल जाएंगे। क्या मुझे अंदाजा लगाना चाहिए? रेगिस्तान में तब तक ध्यान लगाना चाहिए जब तक वे एक एक करके संग्रहणीय वस्तुओं की तरह प्रकट न हो जाएं। क्या यही तुम्हारा ट्यूटोरियल है? लियो ने गुस्से में कहा, क्योंकि भले ही वह जानता था कि चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि अगर वह नहीं चिल्लाया तो उसके सीने में उमड़ रहा गुस्सा बेकाबू हो जाएगा। धत तेरे की, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं दूसरे रंगों का पता लगाने तक मारना बंद कर दूं? लेकिन मारना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिससे मुझे जीवन में खुशी मिलती थी। लियो ने अपनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में बांधते हुए कहा। कुछ देर तक उसके चारों ओर फैला हुआ गहरा लाल रंग धीरे धीरे बढ़ता गया, जब तक कि कुछ मिनट बाद सम्राट की उदासीनता ने अपना असर दिखाना शुरू नहीं कर दिया और उसके मूड को स्थिर करना और उसके दिमाग में स्पष्टता वापस लाना शुरू कर दिया। जब वह फिर से शांत हुआ, तभी उसे आखिरकार एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ जिसे वह पिछले कुछ दिनों से नहीं देख पा रहा था, जब से वो पागलों की तरह खून की प्यास का पीछा कर रहा था। मैंने आखिरी बार पानी कब पिया था? लियो ने अपने सूखे गले को छूते हुए खुद से पूछा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले 2 दिनों में आराम करने या पानी पीने के लिए एक पल भी नहीं निकाला था, और पिछले 4 दिनों में एक पल भी नहीं सोया था। ये हत्या के आनंद की एक लगभग अथक खोज थी, इस हद तक कि वह इस दुनिया और पर्वत श्रृंखला के आधार तक पहुंचने के अपने अंतिम लक्ष्य सहित बाकी सब कुछ पूरी तरह से भूल गया, क्योंकि वो मिशन के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। इसलिए जब तक सम्राट की उदासीनता का प्रभाव नहीं पड़ा और उसने संहिता को इतना अस्पष्ट होने के लिए दोष देना बंद नहीं किया और इसके बजाय खुद से यह पूछना शुरू किया कि कुछ दिनों तक हत्या न कर पाने के विचार से वह इतना चिढ़ क्यों रहा था, तब तक उसे सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। उसे इसकी लत लग गई थी। कुछ समय बाद, बिना एहसास किए ही, वो एक ऐसी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच गया जहां उसके लिए सब कुछ धुंधला हो गया। वो मृत्यु के रोमांच का पीछा करते हुए एकाग्रचित हो गया था, और युद्ध के उफान ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। और अब जब वो स्पष्ट रूप से सोच रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वह मानसिकता वास्तव में कितनी खतरनाक थी, क्योंकि बिना सोचे समझे ही उसने खुद को रक्त पिपासा के प्रवाह में बह जाने दिया था। हे भगवान, शायद मुझे वाकई हत्याओं से कुछ समय के लिए विराम लेने की जरूरत है, लियो को एहसास हुआ, जब उसे आखिरकार सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स में महारत हासिल करने की कोशिश के कई खतरों का पता चला, जिसमें लगातार एक ही भावना का पीछा करने से व्यक्ति इस तथ्य से अनजान हो जाता है कि जीवन 7 का सामंजस्य होना चाहिए, न कि 1 की खोज। अध्याय 340। जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक इसे अनदेखा करें। समय ठहरी हुई दुनिया, शुष्क रेगिस्तान, लियो का दृष्टिकोण।
कुछ देर आराम करने के बाद लियो ने पहाड़ की तलहटी की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की, जो अब क्षितिज के किनारे पर लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर, ऊंचा और प्रभावशाली रूप से खड़ा था। जैसे जैसे वो सुनसान रेत पर कदम बढ़ाता गया, पहाड़ की उपस्थिति की झिलमिलाहट और स्पष्ट होती गई, क्योंकि उसे खुद को एक और हत्या के उन्माद में जाने से रोकना पड़ा, जो उसके पेट में लगातार एक प्रलोभन की तरह कचोट रहा था। हत्या करने की तीव्र इच्छा के अलावा लियो को ये यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सीधी सादी लगी, क्योंकि रास्ते में कोई बड़ी बाधा नहीं थी और उसका मार्ग अधिकतर घटनाहीन रहा। रेगिस्तान की रेत कभी कभार उसे छूकर निकल जाती थी और समय ठहर सा गया था। ऐसे में आकाश का रंग लगभग अपरिवर्तित रहता था। इसी बीच वह लगभग 2.5 घंटे में पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गया। उसकी गति स्थिर और निर्बाध थी। प्राचीन ग्रंथों में इसे भ्रमों का पर्वत कहा गया था। पुराने युग के बिखरे हुए अभिलेखों के अनुसार महामंदी के बाद ये पर्वत एक सामूहिक दफन स्थल में परिवर्तित हो गया, जहां मायावी शक्तियों द्वारा पागल किए गए स्थानीय कबीले एक दूसरे पर अंधाधुंध हिंसा करने लगे और अपने ही वंश के प्रत्येक सदस्य का सफाया कर दिया। तब से इस पर्वत ने एक शापित भूमि के रूप में बदनामी हासिल कर ली थी, एक ऐसी भूमि जो इस पर चढ़ने का साहस करने वालों के दिमाग को निगल जाती थी। आज भी ये किंवदंती प्रचलित है कि पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रेतवाधित शक्तियों और निरंतर मतिभ्रम से सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि यह पर्वत कैसल ब्रावो की पूरी यात्रा का सबसे मानसिक रूप से कठिन हिस्सा था। प्राचीन ग्रंथों में चेतावनी दी गई थी कि कोई जितना महल के करीब पहुंचता है, दुनिया उतनी ही भयावह होती जाती है, और चूंकि पहाड़ महल के प्रकट होने से पहले अंतिम बाधाओं में से एक है, इसलिए ये प्रवेश करने के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक था, खासकर अकेले यात्रा करने वालों के लिए। खैर, अगर मेरे पास कोई चीज प्रचुर मात्रा में है तो वह है मानसिक दृढ़ता। लियो ने पहाड़ की तलहटी पर पहुंचते ही और ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते के आरंभिक बिंदु की ओर बढ़ते हुए स्वयं से फुसफुसाया, मुझे यहाँ जीवित रहने के नियम पहले से ही पता है, जो ये है, कोई आवाज न सुनो, किसी भी तरह के व्यवधान पर ध्यान न दो और जो भी झूठ दिखे उस पर विश्वास न करो। अगर मैं बस इन नियमों का पालन करूं तो मैं ठीक रहूंगा। अपने हृदय में उस दृढ़ संकल्प के साथ उसने टूटे हुए पत्थरों के रास्ते पर चढ़ाई शुरू की, जिसके खुरदुरे किनारे बदलते रेत के टीलों से बाहर निकले हुए थे, मानो सदियों के अनुपयोग के कारण प्रकृति ने उस कभी तराशी गई सड़क को लगभग पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। पहले 20 मिनट तक कोई खास समस्या नहीं थी। हालांकि लगभग 400 जर्जर सीढ़ियां चढ़ने के बाद लियो को धीरे धीरे छाने वाला कोहरा उसकी स्पष्टता को कम करता हुआ महसूस होने लगा, मानो हवा में ही कोई प्राचीन विष समाहित हो जो उसके विचारों को प्रभावित कर रहा हो। उसका मन मृत्यु क्या है और क्या मृत्यु के बाद जीवन है जैसे गंभीर विषयों की ओर भटकने लगा, जो दार्शनिक विचार थे जिनमें उसने पहले कभी रुचि नहीं ली थी। फिर भी अब वो खुद को उनका विरोध करने के लिए संघर्ष करता हुआ पा रहा था। कुछ मत सोचो, कुछ मत सुनो, किसी बात पर विश्वास मत करो। वो तीनों नियमों को बार बार एक पवित्र मंत्र की तरह फुसफुसाता रहा, उन्हें धीमी आवाज में दोहराता रहा, जबकि उसके जूते पुरानी बजरी पर चरमराते रहे और उसकी निगाहें आगे के घुमावदार रास्ते पर टिकी रहीं। तारांकन स्पूश, तारांकन। हवा का एक अचानक झोंका उसके चेहरे से गुजरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक तेज ठंडक दौड़ गई, और एक पल के लिए उसे लगभग यकीन हो गया कि उसने ठीक आगे कुछ सफेद चीज धुंधली सी तेजी से गुजरते हुए देखी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। शायद कोई आत्मा होगी, लियो ने सोचा, अपने शरीर को अकड़ा हुआ और हरकतों को शांत रखते हुए, क्योंकि उसने ऐसा दिखावा करने का फैसला किया था कि उसने कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि आज उसने ठीक यही रणनीति अपनाने का निर्णय लिया था। मैंने इतनी हॉरर फिल्में देखी हैं कि मुझे पता है कि बेवकूफ मुख्य किरदार की मौत कैसे होती है। एक अजीब सी आवाज, किसी अप्राकृतिक चीज की एक झलक, और उसे नजरअंदाज करने के बजाय वे बेवकूफों की तरह सीधे उसकी ओर बढ़ जाते हैं। काश उनमें थोड़ी सी भी समझ होती तो वे मरते ही नहीं। लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं सभी आवाजों को नजरअंदाज करूंगा और अपने आप में ही रहूंगा। लियो गंभीर मनोरंजन के साथ इस आंतरिक एकालोक को जारी रखता है और अपने आसपास नाचती हुई सफेद छायाओं की हल्की झिलमिलाहट को नजरअंदाज करता है। उसके पीछे हवा में चुपचाप तैरती हुई प्रेत जैसी आकृतियां शरारती धुंध की तरह चिढ़ाती और चक्कर लगाती हुई, फिर भी उसने अपनी आंखें आगे के रास्ते पर इस तरह टिकाए रखी मानो वह बाकी सब कुछ से बेखबर हो। लियो, मेरे प्यारे लियो, उसके बगल से एक आवाज धीरे से आए, कोमल और दर्द भरी परिचित सी। उसकी सांस थोड़ी अटक गई, डर से नहीं बल्कि पहचान के कारण, क्योंकि वो जानता था कि यह आवाज अमांडा की है। उसकी आवाज में वही गर्माहट और वही स्नेह था जो उसके नाम को एक नर्म कंबल की तरह लपेट लेता था। तुम मेरी तरफ मुड़कर क्यों नहीं देखते? वो फिर से विनती करने लगी, नजरों से ओझल होकर खड़ी थी। लियो ने अपने दांत हल्के से भींचे और बिना कुछ बोले अपना सिर हिलाया,
अपने पैरों को उसी गति से आगे बढ़ाते रहने के लिए मजबूर किया। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर वह मुड़ेगा तो उसे अमांडा दिखाई देगी, या कम से कम उसकी हूबहू प्रतिकृति पगडंडी के किनारे बाहें फैलाए और आकर्षक आंखों से देखती हुई खड़ी दिखाई देगी। लेकिन यही वजह थी कि वह मुड़ा नहीं। वह जानता था कि वह उसे बहुत याद कर रहा है। वह जानता था कि अगर उसने खुद को उसकी एक झलक भी देखने दी तो उसके भीतर ऐसी भावनाएं उमड़ उठेगी जिनका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है, ऐसी भावनाएं जो उसके मन के चारों ओर कवच की तरह बनाए गए एकाग्रता को तोड़ सकती है। तर्क ने उसे याद दिलाया कि अमांडा इस समय स्थिर क्षेत्र में मौजूद नहीं हो सकती, और उसने हर कदम के साथ चुपचाप इस सत्य को स्वयं से दोहराया। भ्रम के मोहक आह्वान को दूर करते हुए उसने अपनी सांसों और अपने पैरों के नीचे टूटे हुए पत्थर पर ध्यान केंद्रित किया। कोई मेरे दिमाग में नहीं घुस सकता, लियो ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। उसका गर्व बढ़ रहा था, हालांकि उसके कंधे तनावग्रस्त और सतर्क बने हुए थे। भूतों ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। हर कदम के साथ वे करीब आते गए, उसके वस्त्रों को खींचते रहे और बर्फीली उंगलियों से उसके गालों को छूते रहे। एलेना, ल्यूक, जेकब, सुयांग, डम्पी, बेन, यहां तक कि सोफिया भी। एक एक करके पहाड़ ने उन लोगों की छवियां उसके सामने प्रस्तुत की जिनकी वो परवाह करता था, और उन्हें दर्दनाक सटीकता के साथ गढ़कर उसे मार्ग से विचलित करने का प्रयास किया। लेकिन लियो ने उनमें से किसी की भी और एक नजर भी नहीं डाली। वह अपने आसपास की तकनीकी शब्दावली से बेपरवाह होकर लगातार एक ही गति से चलता रहा, और कानों में फुसफुसाहट और त्वचा पर ठंड के बावजूद बिना रुके धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ता चला गया। जल्द ही पर्वत श्रृंखला के पहले पहाड़ की अंतिम सीढ़ियां उसके पीछे छूट गईं और ढलान एक सुनसान समतल भूमि में बदल गई, और जैसे ही वो उस पड़ाव पर पहुंचा, उसे विचलित करने वाले भूतों की तीव्रता भी काफी कम हो गई। उफ, ये तो बहुत मुश्किल था। लियो ने आखिरकार राहत की सांस ली, ये सोचकर कि सबसे बुरा समय बीत चुका है। लेकिन जैसे ही उसका पैर पठार पर पड़ा, आगे का रास्ता गायब हो गया। एक बेचैन कर देने वाली सफेद धुंध में पूरी तरह समा गया, जो हर सांस के साथ और भी घनी होती जा रही थी। फिर कोहरे के आवरण से एक आकृति उभरी, प्राचीन, गतिहीन और पूरी तरह से उस स्थान से अलग। एक जर्जर चट्टान पर, एक पैर को दूसरे पर करीने से मोड़े हुए, एक प्रेत जैसी आकृति विचित्र शांति से बैठी थी। उसके घुटनों और छाती पर 6 भुजाएं पूर्ण समरूपता में टिकी थीं, जबकि एक ही गर्दन से 3 शांत लेकिन धसी हुई शिकलें निकली हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर कमर तक फैली लंबी सफेद दाढ़ी थी। तीनों चेहरों पर खून जैसी लाल आंखें एक साथ खुली, कोहरे को चीरती हुई, बिना किसी झिझक के लियो पर टिक गईं। ज्ञान के मार्ग में आपका स्वागत है, उस आकृति ने धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज उस खाली मैदान में असामान्य रूप से गूंज रही थी। केवल योग्य व्यक्ति ही इस मार्ग से गुजर सकते हैं। लियो ने पलकें झपकाईं, अप्रभावित होकर, और लापरवाही से चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया, जी नहीं, धन्यवाद। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और सीधे आगे घने कोहरे में चल दिया। उसने नाटकबाजी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सफेद धुंध रेशम के धागों की तरह उसके चारों ओर लिपटती चली गई, कोमल लेकिन घुटन भरी, जबकि हवा पतली होती गई और सन्नाटा गहराता गया, मानो पूरी दुनिया ही अपने आप में सिमट गई हो। और कुछ ही क्षणों में रास्ता फिर से सीधा हो गया, और उसे एहसास हुआ कि वह ठीक उसी जगह पर खड़ा है जहां वह पहले था। वही कोहरा, वही चट्टान, वही प्राचीन भूत, 6 भुजाओं और खून जैसी लाल आंखों वाला, लेकिन इस बार बीच वाला सिर मुस्कुरा रहा था, मानो उसे लियो के भागने में असफल होने पर मजा आ रहा हो। चलते चलते लियो की आंख थोड़ी सी फड़क उठी। उसे एहसास हुआ कि उसकी अड़ियल जिद और अनदेखा करो तो वो अपने आप चला जाएगा वाली रणनीति पर अंधविश्वास आखिरकार नाकाम हो गया है, और आखिरकार उसे एक प्रेत की मौजूदगी को स्वीकार करना ही पड़ेगा।